जय हिंद, जय भारत। बात करेंगे खिलजी वंश की दोस्तों। और बहुत बड़ी सीख है इसमें कि जब सत्ता की बात आती है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं खून के रिश्ते भी धोखा दे जाते हैं। और वही हुआ इस डायनेस्टी के जो संस्थापक है जलालुद्दीन फ़िरोज़ के साथ, और वही किया उसका एक दामाद है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और उससे पहले आपको ये दो शक्लें रिमाइंड करवा देते हैं। हो सकता है आपने पद्मावत मूवी देखी हो। लेफ़्ट साइड में जो आपको दिख रहे हैं वो है जलालुद्दीन फ़िरोज़ और दूसरी तरफ है अलाउद्दीन खिलजी। फर्स्ट इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जो है जलालुद्दीन फ़िरोज़, जिसने जो है खिलजी वंश की स्थापना करी। और इस एपिसोड के 2 सेगमेंट्स हैं। पहला 5 मिनट का सेगमेंट है जिसमें जो है वो मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो इसके कवर हो जाते हैं, और जो एस्पिरेंट्स अदर देन हिस्ट्री इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए फ़र्स्ट 10 मिनट काफ़ी हैं, वो वहीं से नोट्स लेके कर सकते हैं। और जो डिटेल में देखना चाहते हैं उसको वो लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। बट मेरा टारगेट जो है वो वीडियो 10-20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये तो हमने बात देख ही ली थी, और खिलजी वंश क्विकली देख लेते हैं। जिनको क्विक नोट्स चाहिए, जो खिलजी वंश है 1290 से 1320 तक रहा है। 30 साल तक ये खिलजी वंश जो है वो सत्ता में रहा है, और इसके 4 शासक हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है वो है अलाउद्दीन खिलजी। बट जो इसकी स्थापना करता है वो करता है इसका चाचा, और जिसका नाम है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। अगर आप मेरी स्क्रीन पे जो ये रेड होता हुआ टेक्स्ट देख सकते हैं। महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट शासक है वो है अलाउद्दीन खिलजी, जो हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। और उसके बाद 2 जो निकम्मे शासक हैं वो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नसीरुद्दीन खुसरो, जो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। और खिलजी जो अफ़गानिस्तान की हेलमंद नदी के तटीय खल्ज क्षेत्रों में रहने वाली जाति थी। खिलजी वंश बेसिकली ये वंश भी तुर्क था, बट ये तुर्कमेनिस्तान से ये लगभग 200 साल तक वहाँ से मूव होकर अफ़गानिस्तान की हेलमंद घाटी में रहे हैं, और ये खल्ज क्षेत्र में रहते थे, तो इसकी वजह से इनका जो नाम जो है वो खिलजी पड़ जाता है। उसके बाद बात करते हैं जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की, जो कि जो संस्थापक था इस वंश का, जिसने 6 साल तक राज किया 1290 से 1296 तक। इसने जो है गुलाम वंश के जो अंतिम शासक है क्यूकरस की हत्या कर देता है, और 1290 में ये स्थापना कर देता है किसकी, खिलजी वंश की। खिलजी वंश की स्थापना को जो है खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है कुछ अकाउंट्स में। जलालुद्दीन फ़िरोज़, इसका जो असली नाम था वो मलिक फ़िरोज़ था, लेकिन जब इसने तख्ता पलट किया तो फिर ये जलालुद्दीन की उपाधि ग्रहण कर लेता है। और जो ये अपनी राजधानी है ये किलोकरी, जो दिल्ली महल के पास है, उसी को बनाता है। उसका एक अलग कारण था, जो कि इसको डर था कि अमीर जो तुर्क हैं उसको नहीं अपनाएंगे, उसकी वजह से ये वहीं पे रहता है। और जो किलोकरी का किला था वो कैकोबाद ने बनाया था, और कैकोबाद जो है वो क्यूकरस जो है उसका बेटा था। तो जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसने कोशिश करा कि जो शासन है वो सर्वसम्मति से हो, जनता का प्रिय बनने की कोशिश करी, और उसी की वजह से जो है इसका नुकसान हो जाता है। बाद में कैसे हुआ वो जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बात करेंगे। इसने कुछ मंगोलों को भारत में बसाया, मंगोलपुरी जगह बसाई, और उन मंगोलों को जो है नवीन मुसलमान की कहा जाता है। बाद में कई अकाउंट्स में जो है जलालुद्दीन फ़िरोज़ को भी जो है नवीन मुसलमान कहते हैं। जलालुद्दीन फ़िरोज़ के शासनकाल में ही जो है दिल्ली सल्तनत ने पहली बार जो है दक्षिण अभियान किए, और मुख्यतः जो अभियान है उसका भतीजा है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। उसने देवगिरी का जो एक महत्वपूर्ण अभियान किया था, और जिसके देवगिरी अभियान ही जो है वो
जलालुद्दीन की मौत का कारण बनता है, जहाँ से एक्चुअली अलाउद्दीन बहुत सारा धन लूट के आता है और बाद में अपने चाचा की जो है वो हत्या कर देता है। और तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट है नहीं। जलालुद्दीन जो है वो इसकी जो हत्या है, इसका भतीजा इलाहाबाद के पास जो है कड़ा नामक स्थान पर है वो कर देता है, और इसका जो भतीजा था वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये तो है जो एस्पिरेंट्स क्विकली देखना चाहते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाते हैं किसके लिए, जलालुद्दीन फ़िरोज़ के लिए। अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, और जो हिस्ट्री के जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं वो आगे तक देख सकते हैं, अदरवाइज़ मोस्टली जो क्वेश्चन जो हैं सिंगल लाइनर जो है वो कवर हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के बारे में। तो ये तुर्क था, जो खिलजी वंश था बेसिकली ये तुर्क वंश ही था, बट ये तुर्कमेनिस्तान से शिफ्ट होके 200 साल तक अफ़गानिस्तान में रहे। और अफ़गानिस्तान में जो है ये जब ये दिल्ली सल्तनत शुरुआत हुई तो ये अफ़गानिस्तान से स्थानांतरित होके आ जाते हैं दिल्ली में, बट जो तुर्क थे इनको अफ़गान ही समझते थे। और फिर इन्होंने क्या करा कि यहाँ से आते हैं तो ये इन्होंने फिर तुर्क सुल्तान हैं दिल्ली के, उनके यहाँ पे नौकरियाँ स्टार्ट करनी करी। मेहनती तो ये थे और मेहनत की वजह से ये लोग जो हैं वो उच्च पदों पे पहुँच जाते हैं, अंगरक्षक बन जाते हैं। ये जो फ़िरोज़ मतलब फ़िरोज़ मलिक है, और फिर एक जो सूबा है उसका ये सूबेदार भी इसको बाद में बना दिया जाता है बलबन के टाइम में। जो समाना जो इसको एक सूबेदार बना दिया जाता है, एक प्रोविंस है जिसका नाम है समाना। और समाना का जब ये सूबेदार बनाता है तो समाना जो है वो है नॉर्थ में एक प्रांत है जहाँ पे हमेशा जो है वो मंगोलों के आक्रमण होते रहते हैं, और ये हर बार मंगोलों से डट के मुकाबला करता है और उनको हरा देता है। और इसकी एक छवि है बहुत एक अच्छे सैनिक या एक अच्छे शासक के रूप में बन चुकी है, और इसको जो शाइस्ता खान की जो है उपाधि जो है वो दी जाती है। जब दिल्ली में मलिक जो तुजाकी की मृत्यु हो जाती है तो जो कैकुबाद जो है वो जो बलबन की मृत्यु के बाद जो शासक बनता है वो जो है इसको सेना मंत्री की उपाधि दे देता है। और ये खिलजी तो था ही, इसके कुछ वंशज जो हैं वो ऑलरेडी भारत में कहीं ना कहीं कुछ सूबों में शासन जो है वो कर चुके थे। तो ये खिलजी कबीले का प्रमुख भी था जो ये जलालुद्दीन था। जब ये लगभग जब बलबन इसका स्वामी, जब ये बलबन का गुलाम था या बलबन के लिए काम करता था, तो जब बलबन की मृत्यु होती है तो लगभग इसकी उम्र जो है 65 के 67 के 65-66 के करीब में थी। तो उसके बाद जब इसको सेना मंत्री बनाया जाता है तो ये फिर क्या है कि ये जो इसके दिल्ली के तुर्क हैं वो इसको एक निम्न दर्जे का तुर्क मानते हैं, और सेना मंत्री बनने के बाद ये जो है वो सबसे शक्तिशाली जो है अमीर बन जाता है ये दिल्ली का। पर ये जो बातें हैं ये दिल्ली के जो तुर्क हैं उनको पसंद नहीं आ रही हैं, और वहाँ पे दो नाम आते हैं। एक तो आता है आपका मलिक एतमार करके, और दूसरा जो नाम है वो है मलिक सुरखा करके। तो इन लोगों को ये जो चीज़ है वो पसंद नहीं आ रही है, और ये लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, ये जो है इसके विरुद्ध षड्यंत्र करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इसको जो है वो पसंद नहीं करते हैं। इसको भी इस बात का इल्म है कि जो ये लोग हैं ये इसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। एक तो मलिक एतमार है और दूसरा है मलिक सुरखा, और ये लोग जो हैं इनके हाथों में जो है ये उच्च पदों पे है, और ये क्या करना चाहते हैं कि इसको हरा के, जलालुद्दीन को हरा के या षड्यंत्रों से जैसे भी पराजित करके गैर तुर्क जो है जो अधिकारी हैं उनसे पीछा छुड़ा के फिर से ये तुर्कों की जो सत्ता है वो स्थापित करना चाहते हैं, जिसका आभास भली भांति इस बंदे को हो जाता है, किसको, जलालुद्दीन को।
और फिर सत्ता संघर्ष होता है और ये इन दोनों का जो पूर्णतः दमन करता है। और जो साश कैकुबाद का बेटा है, छोटा सा सुल्तान है, उसका ये बन जाता है क्या, उसका केयर टेकर बन जाता है। और बाद में जो है सत्ता हथियाने के चक्कर में ये क्यूमरस का जो है, जो छोटे से बालक की ये हत्या करके दिल्ली सल्तनत का तख्ता पलट करके 1290 के करीब जो ये है कैकुबाद, जलालुद्दीन क्या करता है, दिल्ली सल्तनत का बन जाता है सुल्तान बन जाता है। लेकिन इसको अभी भी तुर्कों से इसको डर लगता है और ये दिल्ली सल्तनत में जो अपना जो राज तिलक है वो कैकुबाद के द्वारा बनाया गया जो महल किलोखरी है, उसी महल पे ये सिंहासन अपना बनवाता है और वहीं पे बैठता है। 1 साल तक ये दिल्ली में नहीं जाता है। जब ये शासक बनता है तो इसका जो है ये एक तो ये काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और लगभग 84 साल तक जो तुर्क जो उच्च पदों पे है 84 साल तक, वो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। और उनको ये पसंद नहीं है कि जो दिल्ली का मुकुट है वो एक ऐसे बंदे के पास जाए जो एक निम्न दर्जे का यो तुर्क है या उनकी नस्ल का नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के तुर्क हैं वो भी इसके विरुद्ध में थे। और ये बूढ़ा हो चुका है और इसका जो हृदय है, क्योंकि उम्र भर ये लड़ता रहा है मंगोलों से, और इसका जो हृदय है अभी ये शांति से रहना चाहता है, ये कोमल हृदय की तरह रहना चाहता है। बट इस बात का जो इसको नुकसान होता है, जो खिलजी युवक हैं वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं और उनको लग रहा है कि यार ये बूढ़ा पागल हो गया है, ना तो सत्ता का विस्तार कर रहा है और ना ही हमें कुछ दे रहा है। और ये क्या करता है कि पुराने जो तुर्क हैं उनको ये छेड़ता नहीं है। और जो बलवन का राज्याभिषेक, जो ये अपना राज्याभिषेक करवाता है ना, वो भी ये बलवन के राजमहल में नहीं करवाता है, ये अलग ही कराता है, क्योंकि इसको इतना डर था कि वो बलवन के राजमहल में भी जाके ये उसका जो है वो राज्याभिषेक करवाने की इसकी हिम्मत नहीं होती है। कैकुबाद द्वारा जो किलोखरी किला है वहीं पे ये करता है और वहीं पे जो अपना जो लोग हैं उनको बोलता है कि भाई लोगों तुम लोग कैसा करो, जो भी स्टाफ है अपने घर गुर यहीं बना लो, हम यहीं से शासन करेंगे। और वहीं पे एक जो है नगर गिरा देता है। और बहुत ही बोलने का मतलब है कि ये अप्रिय होता चला गया और इसने कुछ भी चेंज नहीं किया। जो जैसा चल रहा था वो वैसा ही चलने दिया। जहाँ पे तुर्कों का चलती थी, मनमानी चलती थी, इसने वैसे ही चलने दी। इसने कोई पंगा लेने का जो है वो इसने कोशिश नहीं करी। अब इसका जो खामियाजा है और इसका जो एक गुस्सा पैदा हो रहा था वो हो रहा था, युवक वर्ग है वो इसके अगेंस्ट में था, क्योंकि इसने सभी पदों पर जो है तुर्कों को वैसे का वैसे ही रखा। तो जो खिलजी वंश के युवक वर्ग है उनको मौका नहीं मिल रहा है। और अब जब उनको मौका नहीं मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो अगेंस्ट जा रहे हैं किसके, सुल्तान के, क्योंकि वो उसको अयोग्य समझते हैं, क्योंकि ना तो ये विस्तार कर रहा है ना किसी को आक्रमण कर रहा है। और इन सभी जो विद्रोह की आवाज़ का जो नेता बनता है वो बनता है इसका एक महान भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी। ये जो बंदा है थोड़ी सी गृह नीति के बारे में इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको ज़्यादा उलटफेर जो है वो पसंद नहीं है, ठीक है। और इसने क्या किया कि जो भी उस काल में चल रहा था, बलवन के टाइम से जो जैसा चल रहा था इसने वैसे ही चलना दिया। बलवन का एक भतीजा है सज्जू, इसने इसको कुछ नहीं किया। वो मानिकपुर का गवर्नर था, इसको वैसे ही उसने गवर्नर रहने दिया। नॉर्मली क्या होता है ना, जब तख्ता पलट करते हैं तो सभी को मार दिया जाता है, या मार दिया जाता था, या मार दिया जाना चाहिए, या उनको अपदस्थ कर देना चाहिए। इस बंदे ने कुछ नहीं किया। एक दिल्ली का कोतवाल है मलिक फ़खरुद्दीन करके, काफ़ी नामदार बंदा है, उसने दिल्ली का इसने उसको भी नहीं चेंज किया, उसको भी वैसे रहने दिया। हालांकि अपने पुत्रों और भतीजों को इसने
थोड़ा ऊंचे पदों पे लाया। अपने रिश्तेदारों का तो खैर सारे ही सोचते हैं, राइट। तो इसके अपने एक पुत्र को इसने अरकली खान की उपाधि दी, दूसरे पुत्र को इसने खाने खाना बनाया, तीसरे पुत्र को इसने कदर खान बनाया। अपना भाई है उसको मीन्स यगराज खान की उपाधि दी और उसको आरजे मतलब एक सेना मंत्री बनाया। भतीजे और अलाउद्दीन और दो भतीजे हैं, असलम बेग है और अलाउद्दीन है, उसको इसने उच्च पद प्रदान करता है। और एक इसका जो क्लोज़ रिश्तेदार है जिसका नाम मलिक मोहम्मद चप है, उसको भी इसने एक उच्च पद जो है उसको अमीर हाजिब की उपाधि देता है। तो रिश्तेदारों के लिए तो ये अच्छा ही कर रहा था, बट इसको क्या मालूम था कि जो रिश्तेदार हैं वही कहीं ना कहीं जो है इसकी गेम बाद में बजाने वाले हैं। तो इसने करा कि भाई सभी को प्रसन्न रखो, खून खराबा तो करना नहीं है। इसको हमेशा यही डर रहता है कि दिल्ली के जो पुराने नागरिक हैं उसके साथ कहीं इनकी झपट ना हो जाए, क्योंकि तुर्कों को ये इसको डर था, मतलब तुर्कों का इस पे भय था। शक्तिशाली तो था बट इसको कहीं ना कहीं ये तुर्कों से डरता था। तो इसी कारण ये 1 साल तक दिल्ली में जो है इसने निवास स्थान नहीं बनाया। पर जब वो फ़खरुद्दीन जो कोतवाल दिल्ली का था उसको इसने अपने पक्ष में किया, तो उसने इसको दिल्ली में बुलाता है। फिर ये बलवन के जो है वहाँ पे जाता है, तो बलवन का जब ये सिंहासन देखता है तो ये उस पर बैठने की हिम्मत नहीं करता है। ये अपने लिए अलग से सिंहासन बनाता है और बलवन का सिंहासन देख के ये वहाँ पे रो पड़ता है अपने मालिक को याद करके। और तो ये सारी चीज़ें थी। और जिस चौराहे से बलवन का महल था वहाँ पे ये घोड़े पे बैठ के नहीं जाता था, इतनी ये जो है अपने स्वामी भक्त था ये। तो कहीं ना कहीं तो खामियाजा इसको भुगतना पड़ना था। सज्जू जो कि मानिकपुर का सूबेदार था, उसने देखा कि ये तो साला ऐसा ही है, मतलब ये पंगा लेने के मूड में नहीं है, तो वो क्या करता है कि जी विद्रोह कर देता है। और उसके साथ जो अवध का भी एक सूबेदार है हातिम खान, वो मिल जाता है और वो चलते हैं दिल्ली की तरफ। बोले आज इसकी गेम ही बजा देंगे, किसकी? जलालुद्दीन की। जलालुद्दीन सॉफ्ट था, मतलब क्योंकि वो सॉफ्ट बनना चाहता था। इसका मतलब ये नहीं था कि उसको कुछ आता नहीं है, या मतलब जिसने मंगोलों को हराया है वो छोटे मोटे विद्रोह तो ऐसे ही दबा देगा, राइट। बट कहीं ना कहीं इसके बारे में अलग से गलत भ्रांति पाल ली गई और इन दोनों ने कूच कर दिया दिल्ली की ओर। और अरकली खान जो इसका बेटा है उसने जो है इसको हरा दिया, सज्जू को बंदी बना के जो है वो सज्जू को इसके सामने लाया गया। उसको बेड़ियों में फटे पुराने कपड़े डाल के कि सज़ा देने के मूड में उसको सुल्तान के सामने लाया जाता है। और ये जो सुल्तान है वो क्या करता है कि उसको जो है वो माफ़ करने की जो है उसकी आज्ञा दे देता है। एंड तो जो चप करके उसका एक अमीर वो बनाया था इसने, कौन था यार वो चप करके था ना, जो क्या नाम था उसका, अहमद चप था। तो अच्छा, फिर ये सज्जू को बुलाता है खाने पे, बलवन के बारे में बातें करता है, उसकी बहुत प्रशंसा करता है और फिर जो है उसको क्षमादान दे देता है। और जो मानिकपुर का जहाँ का ये गवर्नर था वहाँ पे अपने भतीजे अलाउद्दीन को बना देता है और इसको जो है वो अरकली खान के साथ भेज देता है, कहाँ पे? समाना में या जो मुल्तान में। तो मतलब बेसिकली उसको मारता नहीं है। और फिर जो अहमद चप है वो बोलता है कि अगर ऐसा ही करते रहोगे तो मतलब शासन कैसे कर पाओगे। तो फिर ये उसको बोलता है कि वो किसी राज्य के लिए किसी भी एक जो मुसलमान है उसका वध नहीं करना चाहता है। और ये उसकी एक लाइन थी। बट जो मानिकपुर जहाँ से ये निकला था, सज्जू राम आया था, मलिक सज्जू, तो वहाँ पे ये बना देता है किसको? अपने भतीजे को, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। इसकी दंड ना देने की जो पॉलिसी है या क्षमादान करने की पॉलिसी भी इसके काफ़ी विरुद्ध काम कर रही थी। एक टाइम में कुछ डाकुओं के बारे में पता लगता है, लगभग 1000 एक मुखबरी की जाती है, 1000 के करीब डाकू पकड़े जाते हैं। और जब उसको सज़ा के लिए सुल्तान के सामने पेश किया जाता है तो ये उनको माफ़ कर देता है, उनको
नाव में बिठा के भेज देता है बंगाल, और उनको जो है वो मतलब अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए जो है वो उनको वो करता है। बट सॉफ्ट था ये, बट एक जब इसकी सत्ता पे रिस्क आता था या इसको सत्ता पे कहीं पे भी इसको ख़तरा लगता था तो ये बहुत कठोर भी था। एक सिद्दी मौला करके एक धार्मिक व्यक्ति जो है वो आता है जिसके बहुत सारे अनुयायी हैं, और उसकी नज़र जो है दिल्ली सल्तनत के इसके सिंहासन पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी सोच रहे हैं कि ये कमज़ोर वो है, और जो इसके विरुद्ध इसके रिश्तेदार हैं या जो इसके राज परिवार के कुछ लोग जो इसके अगेंस्ट में हैं, वो भी क्या करते हैं कि एक पुराना शासक है नसीरुद्दीन की बेटी की शादी कर देते हैं सिरी मौला से, और उसको इसको जो है सिंहासन पे बिठाने की कोशिश करते हैं। जब इसको पता लगता है तो ये फिर क्या करता है जी कि इसको आ जाता है गुस्सा, तो सिरी मौला को ये मरवा देता है। सिरी मौला मर जाता है, उसको हाथियों से कुचला देता है, और वो एक धार्मिक व्यक्ति था, और माना जाता है कि उस टाइम में दिल्ली में बहुत बड़ी बारिश और आंधी आती है जिसके बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, अनाज के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता है, और लोग जो है डिप्रेस होकर आत्महत्या करते हैं। बहुत सारे लोग जो है यमुना में आत्महत्या कर लेते हैं, और उसका भी कहीं ना कहीं जो दोष वो जाता है सुल्तान के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, और ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एज ए कंपाउंड इफेक्ट हो रहा था। कहीं ना कहीं ये सारा गुस्सा जो है वो इकट्ठा हो रहा था, और इसका जो फ़ायदा उठाया बाद में उठाता है उसका भतीजा जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी विदेश नीति के बारे में। विदेश नीति के बारे में इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। इसके टाइम में सिर्फ 4 ही आक्रमण होते हैं। एक तो रणथंभौर में 1290 में होता है, उसके बाद मंदावर में एक आक्रमण होता है, और 2 आक्रमण जो है इसका भतीजा जो अलाउद्दीन खिलजी करता है वो करता है रत्नागिरी पे और उस पे। तो जब ये 1290 में रणथंभौर में जो हमला करता है, और तब इसके पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज हैं वो इसके शासक हैं, और ये किले को जीत नहीं पाता है। किले के इर्द गिर्द ये घेरा लगा के थोड़े दिन रहता है, बट बॉस जब कोई बात नहीं बनती है तो ये वो उसको त्याग देता है, उसका मन बदल जाता है, और ये कहता है कि एक मुसलमान के एक बाल के लिए भी ये जो है इतने हज़ारों जो किले हैं वो निशावर कर सकता है। तो बट ये जो उसके साथ बैन का जो एक किला है उसको जीतता है, वहाँ पे हिंदू मंदिरों को तोड़ता है, कुछ खजाना खजूना लूटता है। और दूसरा आक्रमण ये करता है मंदावर पे, जो पहले दिल्ली सल्तनत के अंडर था लेकिन राजपूत ने उसे पुनः छीन लिया था, बट ये इसको फिर से 1292 में उसको जीत लेता है। जो 2 और आक्रमण होते हैं इसके काल में वो करता है इसका भतीजा, और जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो 1292 में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि मालवा पे आक्रमण करता है, बहुत सारा धन वहाँ से लूटता है, और दूसरा जो आक्रमण वो अपने चाचा को बिना बताए करता है देवगिरी पे। बेसिकली देवगिरी पे शासन आक्रमण करने की जो उसकी मंशा थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली का तख्ता पलट करनी थी। तो 1294 में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि देवगिरी पे आक्रमण करता है, और देवगिरी का जब राजा है वो रामचंद्र है उसको आक्रमण करता है धोखे से। जब उसकी सेना राज्य से बाहर है या कुछ झूठ बोल के ये शासन मतलब उसमें एंटर करता है राज्य में, बाद में आकस्मिक अटैक कर देता है, बहुत सारा वहाँ पे रक्तपात करता है, बहुत सारा धन लूटता है, और वहाँ से जब ये सोना चांदी रत्न रेशम लेके ये वापस रत्नागिरी से आ जाता है अपनी जगह, जहाँ पे इसको सूबेदार बनाया गया था मानिकपुर का। इसका भाई है अलगू खान या अलूग खान। वो दिल्ली दरबार में रहता है, और वो भी एक इसके षड्यंत्र का भागीदार है, और वो हमेशा जो है वो क्या करता है सुल्तान को बताता रहता है इसके बारे में अच्छी बातें कि अलाउद्दीन अच्छा है, वो चाचा की बहुत इज्जत करता है, ये वो एवरीथिंग इज़ टॉकिंग गुड अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। इसी बीच मंगोलों की बात आती है कि 1292 में मंगोल भी आक्रमण करते हैं, और फिरोज़ जो है वो
बहुत अच्छे से उनका मुकाबला करता है और उसके बाद क्या करता है कि मंगोलों को हरा देता है। बट मंगोलों में से कुछ जो है जंगेज़ खान का एक वंशज है अलगू खान, वो दिल्ली में नौकरी करने की इच्छा जाहिर करता है, तो ये मंगोलों को दिल्ली में बसा लेता है। और ये जो मंगोल दिल्ली में बसते हैं उनके लिए मंगोलपुरी जो है वो जगह एक नगर बसाता है और उस अपनी एक पुत्री की जो शादी है वो अलगू खान से कर देता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं और उन सभी मंगोलों से ये इस्लाम कबूल करवा देता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इसके अगेंस्ट में जा रही थी और अलाउद्दीन तो मौके की तलाश में था ही। अब बात करते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे होती है। कि इतना सब कुछ तो ठीक चल रहा था यार, अक्सर ये मर कैसे गया बंदा बूढ़ा, चलो बूढ़ा तो हो ही गया था, 70 ईयर्स के करीब इसकी शादी मतलब में गद्दी पे बैठता है, 6 साल 76 के करीब इसकी एज है। और बात है 1296 की। अलाउद्दीन रत्नागिरी को जीत गया है, देवगिरी को जीत गया है और 2 साल तक उसका कोई संपर्क नहीं है। तो जो अपने भाई के थ्रू ये जो मैसेज देता है सुल्तान को कि जो है अलाउद्दीन खिलजी शर्मिंदा है क्योंकि उसने मानिकपुर पे, उसने देवगिरी पे हमला किया है, बहुत सारा धन जीता है, वो धन तो आपको देना ही चाहता है क्योंकि वो सुल्तान से तो अलग नहीं है, आपका दामाद और भतीजा भी है, बट उसको डर है कि आप उसको दंड दे सकते हो क्योंकि आपसे वो पूछ के नहीं गया था। तो आप ऐसा करो कि दिल्ली से आप मानिकपुर कड़ा में जाएं और उससे मिलें, वहाँ पे वो आपसे मिल के माफ़ी मांगेगा और जो भी धन वो जीत के लाया है वो आपको दे देगा। तो था तो एक षड्यंत्र ही, सुल्तान को भी धन दिखा और अपने रिश्तों की उसमें वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। हालांकि जो अहमद चप है वो एक सेना की टुकड़ी लेके पैदल साथ में इलाहाबाद के लिए, मानिकपुर कड़ा के लिए चलता है और इसी टाइम जो है वो अलाउद्दीन जो है गंगा पार करके मानिकपुर कड़ा में पहुंच जाता है। और जब चाचा मतलब जलालुद्दीन वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि गंगा पार तो सेना लगी हुई है और अलाउद्दीन खुद मिलने नहीं आया है। तो अलगू खान जो उसका भाई है वो बोलता है कि वो सब कुछ जो सौंपने की वो तैयारी कर रहा है और तैयारी में वो बिज़ी है इसलिए वो नहीं आ पाया है। और आप ऐसा करें कि जो है गंगा पार चले बिना सैनिकों के, निशस्त्र होकर चलें, ताकि उसको जो है वो कहीं ना कहीं वो ये ना समझ ले कि अगर आप सैनिकों के साथ जाओगे तो कि आप उस पर हमला करने आए हैं और वो आत्महत्या कर लेगा या फिर वहाँ से भाग जाएगा। और दामाद से मिलने की चाह, रिश्तों की गहराई और खजाने के मोह ने शायद जलालुद्दीन को वो सारी सलाहें मानने से मना कर दिया जो उसके जो करीबी उसको देते आ रहे थे कि अलाउद्दीन जो है वो उसकी नज़र गद्दी पे है। वो ना चाहते वो कुछ सैनिकों को लेके गंगा क्रॉस करके जब मानिकपुर कड़ा में पहुंचता है तो अलाउद्दीन से मिलने के लिए वो आगे जाता है। थोड़ा मीठा मीठा संवाद होता है, लेकिन षड्यंत्र के अनुसार जो अलाउद्दीन का एक अनुयायी है जिसका नाम मोहम्मद सलीम है, वो जब गले मिल रहा होता है तो पीछे से भाले से वो हमला कर देता है सुल्तान पर। और सुल्तान जब तक पता लगता है तब तक उसने काफ़ी बार कर दिए होते हैं। सुल्तान भागकर नाव की तरफ जाना चाहता है, लेकिन घावों की वजह से, अक्षम होने की वजह से वो अपने उसमें सफल नहीं हो पाता है और तब तक उसका जो है सर तन से जुदा कर देते हैं जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी और जो उसका अनुयायी है। उसके बाद उसके सर को जो है भाले में पिरो के अलाउद्दीन जो है वो पूरे अवध में घुमाता है और अपने आप को जो है वो एक सम्राट घोषित कर देता है, सुल्तान घोषित कर देता है दिल्ली सल्तनत का। और ये घटना होती है 16 जुलाई लगभग 1296 के करीब। और उसके बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत का जो है वो एक दूसरा जो है सुल्तान वो बन जाता है। तो ये तो बात कर ली हमने जलालुद्दीन की, कैसे विश्वासघात की वजह से उसने हमला किया, अपनी ज़िंदगी अपनी प्राणों से हाथ धो दिए, और कैसे एक सॉफ्ट जो कॉर्नर था अपने रिलेशंस की वजह से उसको अपनी जान
जान से हाथ खोना पड़ा। और सुल्तान को अगर कठोरता से निर्णय ना लिए जाएं सुल्तान द्वारा, तो कैसे ये एक आत्मघाती हो सकता है एक सुल्तान के लिए। इसकी जो है हमें सीख मिलती है दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के पहले शासक